नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। तीन देशों की यात्रा के पहले चरण में लिस्बन पहुंचे प्रधानमंत्री। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री से की मुलाकात। कल से अमेरिका दौरा। महाराष्ट्र में किसानों का 1.5 लाख तक का कर्ज होगा माफ। मुख्यमंत्री का दावा, 40 लाख किसान होंगे कर्ज मुक्त। विपक्ष ने बताया किसान आंदोलन की जीत। मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को झटका। चुनाव आयोग ने 3 साल तक चुनाव लड़ने के लिए ठहराया अयोग्य। खर्च का दिया था गलत ब्यौरा। श्रीनगर में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकी हमला। 1 जवान शहीद, 2 घायल। आतंकियों की तलाश जारी। छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों के 2 जवान शहीद। सुकमा में नक्सलियों से मुठभेड़। दंतेवाड़ा से 8 नक्सली गिरफ्तार। संसद का मॉनसून सत्र 17 जुलाई से शुरू होगा। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सत्र 11 अगस्त तक चलेगा। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई वाली कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की समिति ने यह सिफारिश की है। यह बैठक बीती शाम हुई। 17 जुलाई को ही राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा के पहले पड़ाव में पुर्तगाल पहुंच गए हैं। यहां लिस्बन पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। इसके बाद प्रधानमंत्री ने वहां के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। इसमें आर्थिक सहयोग, विज्ञान, तकनीक और दोनों देशों के लोगों के बीच मेलजोल बढ़ाने पर भी बातचीत हुई। हाल ही के दिनों में उठाए गए साझा कदमों और फैसलों की समीक्षा भी की गई। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा इस साल जनवरी में भारत आए थे। उस वक्त भारत और पुर्तगाल के बीच रक्षा सहयोग समेत 6 करार हुए थे। पुर्तगाल भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है और आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ है। पुर्तगाल के बाद कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के लिए रवाना होंगे। सोमवार को वो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने उम्मीद जताई है कि उनकी यात्रा से भारत और अमेरिका के रिश्तों को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा पर हैं। वो पुर्तगाल के बाद अमेरिका जाएंगे, जहां वो 26 जून को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली अमेरिकी यात्रा है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि उनकी अमेरिका की यात्रा का मकसद दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत बनाना है। भारत और अमेरिका के मजबूत संबंधों का फायदा दुनिया को भी मिलेगा। अमेरिका में भारत के राजदूत नवतेज सरना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को बेहद अहम बताया है। A wide variety of subjects. We cover defense and security. We cover counterterrorism. We cover the broader political relationship between the 2 largest democracies of the world. We cover trade and investment issues. We have very important people-to-people links. प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा से पहले विदेश सचिव एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन से मुलाकात की। भारत अमेरिका संबंध द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी का हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री अमेरिका की बड़ी कंपनियों के सीईओ से भी मिलेंगे। भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। A roundtable discussion with 20 odd top CEOs from American industry covering different areas. I think this will provide an opportunity for them to tell us what their plans are, how they're looking at India as a market, India as a destination. व्हाइट हाउस के अधिकारी ने कहा कि दोनों नेताओं के बीच H-1B वीजा मुद्दे पर बातचीत की कोई योजना नहीं है, क्योंकि मौजूदा नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन अगर भारत ये मुद्दा उठाता है तो अमेरिका इसके लिए तैयार है। डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद अमेरिका ने जलवायु परिवर्तन, H-1B वीजा और निवेश समेत कई मुद्दों पर अलग रुख दिखाया है। इसके बावजूद आतंकवाद से लड़ाई, रक्षा और रणनीतिक साझेदारी को लेकर भारत और अमेरिका में नजदीकियां बढ़ी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के 1.5 लाख रुपए तक के कर्ज की माफी की घोषणा की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करते हुए कहा कि इससे प्रदेश के लाखों किसानों का फायदा होगा। कर्ज माफी के लिए किसान आंदोलन के बाद महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रदेश में 1.5 लाख रुपए तक के कर्ज को माफ कर दिया है। मुख्यमंत्री ने इस फैसले को ऐतिहासिक करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये देश की सबसे बड़ी कर्ज माफी है आणि 1.5 लाखापर्यंतचं कर्ज सरसकट माफ केल्यामुळे जे थकीत शेतकरी आहेत त्यातले 90% शेतकऱ्यांचा सातबारा पूर्ण कोरा होणार आहे। 90%। सरकार का दावा है कि इससे 89 लाख लोगों को फायदा मिलेगा और 40 लाख किसानों का कर्ज पूरी तरह माफ हो जाएगा। जिन किसानों ने 2016 तक कर्ज लिया है वही इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इस फैसले से राज्य सरकार के खजाने पर 34 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। नियमित रूप से कर्ज भरने वाले किसानों को 25% रिटर्न दिया जाएगा आणि नियमित कर्ज भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना 25% पण 25,000 कमाल मर्यादा इतकं आम्ही प्रोत्साहनपर अनुदान हे जमा करणार आहोत। राज्य सरकार ने इस योजना को छत्रपति शिवाजी महाराज कृषि सम्मान नाम दिया है। इसके तहत सरकारी कर्मचारियों और आयकर भरने वाले किसानों को लाभ नहीं मिलेगा। राज्य सरकार ने किसान आंदोलन के बाद एक उच्च स्तरीय समिति बनाई थी जिसने सभी राजनीतिक पार्टियों से मशवरे के बाद कर्ज माफी का फैसला लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक चव्हाण ने कर्ज माफी को किसानों की जीत करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने किसानों और विपक्ष के दबाव में ये फैसला लिया है। I think this is the victory of the combined opposition's effort to give relief to the farmers. You may recollect that we have been seeing that there is the highest number of farmer suicide in Maharashtra. Last 4 years we have seen unprecedented scarcity drought situation in a state like Maharashtra. So we have been constantly telling the state government that you please write off the loans of the farmers. Without doing that, there won't be a significant relief to the farmers. चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को 3 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया है। चुनाव खर्च की गलत जानकारी देने के आरोप में उन पर यह कार्रवाई हुई है। आयोग ने उनके खिलाफ पेड न्यूज़ के आरोपों को सही पाया। आयोग ने कहा कि पेड न्यूज़ कैंसर की तरह गंभीर रूप ले चुका है। कांग्रेस ने जहां नरोत्तम मिश्रा का इस्तीफा मांगा है, वहीं बीजेपी ने उनका बचाव किया है। मध्य प्रदेश के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को चुनाव आयोग से बड़ा झटका लगा है। आयोग ने उन्हें 3 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। उन पर साल 2008 में विधानसभा चुनाव के खर्च की गलत जानकारी देने का आरोप है। तब वो दतिया विधानसभा सीट से जीते थे। मैं उसको लेके हाईकोर्ट जाऊंगा। चुनाव आयोग ने वर्तमान में सदस्य रहूंगा कि नहीं इसका इस पर शायद उल्लेख नहीं है, ऐसा मुझे बताते हैं। अभी मुझे वो निर्णय मिला नहीं है। कांग्रेस ने नरोत्तम मिश्रा को तुरंत मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। नैतिकता का तकाजा बहुत साफ है कि नरोत्तम मिश्रा जी को तत्काल प्रभाव से मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देना चाहिए। यदि नरोत्तम जी इस्तीफा नहीं देते तो फिर मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि उनको तत्काल प्रभाव से मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा का बचाव किया है। पूरी पार्टी नरोत्तम मिश्रा के साथ खड़ी है। जिस भी रास्ते से हम उनको न्याय दिलाने जा सकते हैं वो रास्ते हम ढूंढेंगे। ये मामला साल 2008 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा है। कांग्रेस के राजेंद्र भारती ने यह आरोप लगाया था कि मिश्रा ने चुनाव खर्च से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां नहीं दी। आयोग ने 15 जनवरी 2013 को मिश्रा को नोटिस जारी किया था। नरोत्तम मिश्रा ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी सरकार के संसदीय सचिवों से जुड़े मामले को खत्म करने की याचिका रद्द कर दी है। इसे आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। पार्टी ने हाईकोर्ट जाने की बात कही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार के 20 संसदीय सचिवों से जुड़े मामले में चुनाव आयोग सुनवाई जारी रखेगा। चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी की याचिका खारिज कर दी है। याचिका में कहा गया था कि हाईकोर्ट ने 8 सितंबर 2016 के फैसले में संसदीय सचिव का पद रद्द कर दिया है, इसलिए सुनवाई नहीं होनी चाहिए। तो एक बड़ी ही दिलचस्प सिचुएशन है ये, और मुझे लगता है कि ये जो ऑर्डर है इलेक्शन कमीशन का, ये सभी तरीके की रेमेडीज के लिए ओपन है। इसके अंदर कई तरीके से इसके लिए भी
कई द्वार खुलते हैं। जी। चुनाव आयोग ने कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायक संसदीय सचिव के पद पर 13 मार्च 2015 से 8 सितंबर 2016 तक थे, लिहाजा उनकी दलील कानूनी रूप से मान्य नहीं है। विधायकों की सदस्यता रद्द करने की याचिका लगाने वाले प्रशांत पटेल इसे जीत की तरह देख रहे हैं। की दलील को खारिज करते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि उन्होंने लगभग 16 महीने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी की पोस्ट जो है हेल्ड की है, इसलिए उनके ऊपर कार्रवाई होगी और वो केस कंटिन्यू रहेगा। अरविंद केजरीवाल ने 21 विधायकों को संसदीय सचिव के पद पर नियुक्त किया था। केजरीवाल सरकार ने पिछली तारीख से कानून बनाकर बिल पास कर राष्ट्रपति को भेजा था, लेकिन राष्ट्रपति ने उसे लौटा दिया था। संसदीय सचिव के पद को लेकर केजरीवाल शुरू से फंसते नजर आ रहे हैं। अब आयोग ने उनकी याचिका को खारिज कर उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। अब अगर आयोग उनके विधायकों को दोषी मानता है तो उनकी विधायकी जा सकती है, जो केजरीवाल के लिए एक झटके से कम नहीं होगा। कैमरा पर्सन मनीष के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्यमंत्री के खिलाफ पीडब्ल्यूडी में हुई करोड़ों के घोटाले की शिकायत दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग को भेज दी है। ये मामला केजरीवाल के रिश्तेदार बंसल परिवार से जुड़ा हुआ है। उनके रिश्तेदार सुरेंद्र कुमार बंसल की कंपनी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो पहले ही FIR दर्ज कर चुका है। शिकायतकर्ता का आरोप था कि सुरेंद्र कुमार बंसल की कंपनी ने सड़क और सीवर के लिए निकाले जाने वाले टेंडर में अनियमितताएं की हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। आज हम उड़ीसा के मलकानगिरी जिले के एक कोया आदिवासी गांव में हैं। कोया आदिवासियों का अपना जीने का एक खास अंदाज है, उनकी अपनी भाषा बोली है, उनके अपने रीति रिवाज हैं। लेकिन उनके जीने का मुख्य सहारा मजदूरी है। कर्क रेखा पृथ्वी के मानचित्र पर नजर आने वाली 5 मुख्य अक्षांश रेखाओं में से एक। भूमध्य रेखा के समानांतर है ये काल्पनिक लकीर, जो नहीं देती दिखाई, सीधी पड़ती है यहाँ सूरज की किरण, इसीलिए नहीं बनती किसी की परछाई। 21 जून को सूरज होता है इस रेखा के ठीक ऊपर। तब होती है एक खास बात, उत्तरी गोलार्ध में ये होता है सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात। भारत के 8 राज्यों में से गुजरती है ये रेखा। इसमें शामिल हैं मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड और त्रिपुरा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में CRPF के काफिले पर आतंकी हमला हुआ है। सुरक्षा बलों का काफिला जैसे ही पंथा चौक पहुंचा, आतंकियों ने वाहन पर फायरिंग कर दी और वहां से भाग गए। इस हमले में CRPF का एक अधिकारी शहीद हो गया। वहीं ड्राइवर समेत जो जवान घायल हुए हैं, उन्हें देखने के लिए भी वहां पर तमाम अधिकारी पहुंचे। CRPF ने इलाके की घेराबंदी कर ली है और आतंकियों की तलाश जारी है। आतंकियों के पास के ही स्कूल में छिपे होने की आशंका भी जताई जा रही है। ये हमारे CRPF की गाड़ी के ऊपर फायरिंग हुई है। एज ए रिजल्ट एक SI मर्डर्ड हो गए हैं और 2 लोग हमारे इंजर्ड हैं। और मिलिटेंट इस साइड से आए थे, राइट साइड से, और फायरिंग करके भाग गए हैं। हमने एरिया को कॉर्डन कर लिया है। ये शूट आउट था या फिदाइन अटैक था? शूट आउट था, शूट आउट। फिदाइन अटैक नहीं था, शूट आउट था। इन्होंने फायरिंग किया है। जम्मू कश्मीर में DSP मोहम्मद अयूब पंडित की हत्या के आरोप में 3 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मामले में 12 आरोपियों की पहचान हुई है। अब तक 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है। जांच के लिए SIT का गठन किया गया है।
पुलिस महानिदेशक एसपी वैद्य ने उत्तरी श्रीनगर के पुलिस अधीक्षक सजाद खालिक भट्ट का तबादला कर दिया है। सजाद खालिक भट्ट की जगह सजाद अहमद शाह का कार्यभार उन्हें सौंपा गया है। बता दें कि शुक्रवार को श्रीनगर के नौहट्टा में भीड़ ने मस्जिद के बाहर ड्यूटी कर रहे डीएसपी मोहम्मद अयूब पंडित की पीट कर हत्या कर दी थी। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तानी सैनिकों ने स्वचालित हथियारों और मोर्टारों से जम्मू कश्मीर के पुंछ सेक्टर में गोलीबारी की। सुबह 11:30 बजे से पाकिस्तानी सैनिक बिना उकसावे के भारतीय सीमा की तरफ गोलीबारी करते रहे। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि भारतीय जवानों ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। गुरुवार को भी पाकिस्तानी सैनिकों ने सीज फायर का उल्लंघन किया था। पाकिस्तान की बॉर्डर एक्शन टीम ने गश्त कर रहे भारतीय सैनिकों पर हमला किया था। इसमें 2 जवान शहीद हो गए थे। जवानों ने एक घुसपैठिए को हालांकि मार गिराया था। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सलियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई एक मुठभेड़ में 2 जवानों के शहीद होने की खबर है और कई जवान घायल हुए हैं। एसटीएफ के जो जवान थे वो गश्त पर निकले थे, तभी चिंता गुफा इलाके में उन पर फायरिंग हो गई। उसके बाद मुठभेड़ हुई। मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल भेजा गया। एंटी नक्सल ऑपरेशन के स्पेशल डीजी डीएम अवस्थी के मुताबिक नक्सलियों के सुरक्षित इलाकों जैसे कि टोडा मार्का में ऑपरेशन प्रहार शुरू किया गया है। इस इलाके में अब तक का सबसे बड़ा और पहला अपनी तरह का अभियान है ये। इसमें नक्सलियों को काफ़ी नुकसान हुआ है, ऐसा दावा किया गया है। उधर दंतेवाड़ा में पुलिस ने 8 नक्सली गिरफ्तार किए हैं। इससे पहले अप्रैल में बुरकापाल इलाके में नक्सलियों के हमले में 25 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे। पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले में शनिवार को बीजेपी सांसद जॉर्ज बेकर पर हमला हुआ। उन्होंने टीएमसी पर हमले का आरोप लगाया है। बीजेपी सांसद के साथ मारपीट की गई और उनकी कार में तोड़फोड़ भी की गई। हमले में बीजेपी के 4 कार्यकर्ता घायल भी हुए हैं। जॉर्ज बेकर को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है। जॉर्ज बेकर बर्धमान जिले में पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे। जॉर्ज बेकर ने हमला करने वालों के खिलाफ कलना पुलिस थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। टीएमसी ने इन आरोपों को खारिज किया है और कहा है कि हमले में कार्यकर्ता शामिल नहीं हैं। दार्जिलिंग में अलग गोरखालैंड का आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है। बेमियादी बंद के 10वें दिन दार्जिलिंग में प्रदर्शनकारियों ने जगह जगह जुलूस निकाले। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा ने 2 टूक कहा है कि जब तक उनकी मांगें नहीं मान ली जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। दार्जिलिंग में कई गोरखा संगठनों के लोग आज पारंपरिक कपड़ों में सड़क पर उतरे। बेमियादी बंद के 10वें दिन जगह जगह प्रदर्शन देखने को मिला। आंदोलन में अब राजनीतिक पार्टियों के अलावा आम लोग भी शरीक होने लगे हैं। बांग्ला भाषा को अनिवार्य किए जाने के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन अब एक ही मांग पर जा टिका है और वो मांग है अलग गोरखालैंड। हामी हाम्रो जातिको हाम्रो गोरखाल्यान्ड माग्दैछौँ। हामी जाति जाति आफ्नो आफ्नो वेशभूषामा निस्केर सबै नेपाली जाति एक भएर यति हो। हामी जति पनि नेपाली जाति छौँ सब एक छौँ। गोर्खाली जाति एक छौँ। टेररिस्ट का गांव नहीं है। टेररिस्ट को ढूंढना है बॉर्डर में जाओ, लेकिन यहाँ पर सीआरपी रख के क्या हम लोग तो टेररिस्ट तो नहीं है ना। सबको अगर वो करना है तो उधर में जाना चाहिए। हम लोग सिर्फ मांग कर रहे हैं अपना गोरखालैंड चाहिए बस। जय गोरखा जय गोरखालैंड। गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन यानी जीटीए से इस्तीफा देने के बाद गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष बिमल गुरुंग ने आंदोलन और तेज करने का दावा किया है। पिछले कई दिनों से भूमिगत रहने के बाद शुक्रवार को पहली बार बिमल गुरुंग मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने 17 जून को कथित गोलीबारी की सीबीआई जांच करने की मांग की। जीजेएम अब 2011 में त्रिपक्षीय समझौते के तहत बनी जीटीए को रद्द करने की मांग कर रहा है। जीटीए को खारिज कर रहा हूँ और चाहता हूँ कि अभी ये जीटीए का एक्ट और एग्रीमेंट जो भी है वो 27 तारीख को हम लोग इसको जलाएंगे। दार्जिलिंग में प्रदर्शन के बीच सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त है। लगातार 7वें दिन इंटरनेट सेवा ठप रही, जबकि कई इलाकों में केबल टीवी पर भी पाबंदी जारी है। विपक्षी बीजेपी ने राज्य सरकार और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा पर आरोप लगाते हुए कहा है कि दोनों दार्जिलिंग में शांति बहाली नहीं चाहते।
दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखकर सिक्किम के मुख्यमंत्री पवन चामलिंग के प्रति नाराजगी जताई है। कुछ दिन पहले चामलिंग ने अलग गोरखालैंड की मांग को समर्थन दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। अलग गोरखालैंड की मांग के समर्थन में दिल्ली में भी आवाज उठी है। नेशनल फेडरेशन ऑफ न्यू स्टेट्स ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस मांग को समर्थन दिया। विदर्भ, बुंदेलखंड, बोडोलैंड समेत कई इलाकों के प्रतिनिधियों ने साझे बयान में अलग गोरखालैंड की मांग का समर्थन किया है। यदि हमारे संविधान में राज बनने की क्रिया बतलाई गई है तो आप जनमत को देखते हुए तय करना पड़ेगा कि यहाँ में राज की क्रिया चालू होनी चाहिए कि नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज तो अपोज करेंगी ही। दिल्ली से मथुरा जा रही EMU ट्रेन में युवक की हत्या मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के सामने दिए बयान में उसने कहा कि वारदात के वक्त वो नशे में था। इस घटना में 2 युवक घायल हो गए थे। पुलिस का दावा है कि जल्द ही अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें बनाई गई हैं। इधर CPM और कांग्रेस ने इस मामले में हरियाणा और केंद्र की BJP सरकार पर निशाना साधा। माइनॉरिटीज के खिलाफ एक बिल्कुल बहुत भयानक कैंपेन चला रहे हैं, लेकिन क्योंकि सत्ता की संरक्षण उनको प्राप्त है, वो बिल्कुल हिम्मत उनका बढ़ता जा रहा है। तो संविधान और कानून का शासन कैसे चलेगा? फिर किस प्रकार से राजधर्म की अनुपालना होगी? जागिए मोदी जी, जागिए खट्टर साहब, जागिए भाजपा सरकार और राजधर्म को निभाइए। श्रीलंका की नौसेना ने आज तमिलनाडु के 25 मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया। ये लोग पुरुथीथुराई के निकट मछली पकड़ रहे थे। ये मछुआरे नागापट्टिनम और रामेश्वरम के हैं। इन मछुआरों को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। अधिकारियों ने बताया कि उनकी नौकाएं भी जब्त कर ली गई हैं। 2 दिन पहले ही पुडुकोट्टई जिले के 4 मछुआरों और पुडुचेरी के करैकाल क्षेत्र के 17 मछुआरों को श्रीलंकाई नौसेना ने गिरफ्तार किया था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीस्वामी ने 22 जून को राज्य के 20 मछुआरों की रिहाई के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हस्तक्षेप की मांग भी की थी। कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा पर निकले 50 यात्रियों के जत्थे को चीन ने सीमा में घुसने की इजाजत नहीं दी। सिक्किम के नाथुला दर्रे से होकर ये यात्री चीन में मौजूद कैलाश मानसरोवर जा रहे थे। चीन ने खराब सड़क और भूस्खलन को इसकी वजह बताया है। इनमें से 47 तीर्थयात्री अपने अपने प्रदेशों के लिए रवाना हो गए हैं। 19 जून को ही इन यात्रियों को सीमा पार करनी थी, लेकिन खराब मौसम के हवाला दिए जाने के बाद यात्रियों ने फिर से कल कोशिश की। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो चीन के साथ आधिकारिक तौर पर इस मुद्दे को उठाएंगे। इस साल 350 यात्रियों ने यात्रा के लिए पंजीकरण करवाया है, जिन्हें 7 अलग अलग जत्थों में जाना था, लेकिन चीन की तरफ से इजाज़त नहीं मिलने के बाद अब यात्रा खटाई में पड़ती दिख रही है। परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी NSG की बैठक में भारत की सदस्यता पर कोई फैसला नहीं हुआ है। समूह ने कहा कि अब इस पर नवंबर की बैठक में विचार किया जाएगा। NSG का सदस्य चीन भारत की सदस्यता का विरोध कर रहा है। उसका कहना है कि भारत ने परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT पर दस्तखत नहीं किए हैं और NSG ने कहा है कि उसने NPT पर दस्तखत नहीं करने वाले देशों के तकनीकी, कानूनी और राजनीतिक मसलों पर बात की। समूह ने आगे भी इस पर चर्चा जारी रखने की बात कही है। चीन के दक्षिण पश्चिमी सिचुआन प्रांत में भूस्खलन से 6 लोगों के मारे जाने और 120 के लापता होने की खबर है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक हादसा सुबह 6 बजे एक पहाड़ खिसकने से हुआ, जिसमें माशिन काउंटी के शिनमो गांव के 46 घर भूस्खलन की चपेट में आ गए। सरकार ने राहत बचाव का बड़ा अभियान चलाया है। अभियान में 300 से ज़्यादा लोगों को लगाया गया है। हादसे में बचे लोगों को नज़दीक के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने हर संभव मदद जारी रखने का आदेश जारी किया है। भूस्खलन की वजह से काफ़ी वहाँ पर नुकसान हुआ है और इसकी वजह भारी बारिश को बताया जा रहा है। साल 2008 में सिचुआन प्रांत में ही भूकंप के आने से 87,000 लोगों की मौत हो गई थी। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज के फाइनल में पहुंच गए हैं। सेमीफाइनल में श्रीकांत ने दुनिया के 4थे नंबर के खिलाड़ी चीन के शी यूकी को 37 मिनटों में 21-10, 21-14 से हराया। श्रीकांत इस जीत के साथ दुनिया के 5वें ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जो लगातार किसी सुपर सीरीज का तीसरा फाइनल खेल रहे हों। सीरीज के फाइनल मैच में
श्रीकांत का मुकाबला चीन के खिलाड़ी चेन लोंग से होगा। ये कारनामा करने वाले वो भारत के पहले खिलाड़ी हैं। 18 जून को श्रीकांत ने इंडोनेशियन सुपर सीरीज जीता था। इससे पहले वो अप्रैल में सिंगापुर फाइनल मैच खेल चुके हैं। श्रीकांत 2014 का चाइना ओपन और 2015 में इंडियन ओपन भी जीत चुके हैं। और इधर हॉकी वर्ल्ड लीग सेमीफाइनल्स में खिताबी दौड़ से बाहर हो चुकी भारतीय टीम ने पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट में दूसरी बार करारी मात दी है। एक तरफा मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 6-1 से करारी शिकस्त दी। पूरे मैच में भारत ने दबदबा बनाए रखा। ये मैच 5वें से 8वें स्थान के क्वालिफिकेशन के लिए था। भारतीय टीम अब 5वें और 6ठे स्थान के कनाडा से भिड़ेगी। इससे पहले लंदन में खेले गए मैच में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया था। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन, जहां दोनों देशों के प्रधानमंत्री साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। Construir no futuro através das novas gerações de empreendedores e através dessa gigantesca oportunidade que a economia digital abre para ambos os países. As we all recognize today, innovation is a basis of our economies, and startups are a key element of innovation. This is why this initiative today to launch the startup portal is so important. I believe it will be a turning point, and it has gigantic opportunities for the future for us to build initiatives together. Se há 5 séculos foi a rota marítima que nos fez encontrar, hoje estou seguramente que há de ser a rota digital que nos levará juntos para o futuro. While in the past it was the maritime link that connected our two countries, I have no hesitation in saying today that it is the digital link which is going to join our two countries in the future. E tal como no passado, temos que o fazer em conjunto. Nós temos muito orgulho de como Vasco da Gama partiu desta cidade para procurar o caminho marítimo para a Índia. Mas nunca esqueceremos que foi piloto Gujarati, Kanji Malam, que o ajudou na travessia do Índico e o levou até às costas da Índia. And just like in the past, India and Portugal have to work together. I can say with great pride that Vasco da Gama set out on his voyage to India from this very city of Lisbon, but let us not forget that it was an Indian, a Gujarati pilot named Kanji Malan, who took him across the Indian Ocean to India's shores. Foi por isso encontro que fizemos em conjunto e é em conjunto que iremos fazer o futuro. Tenho uma enorme honra de ter sido o primeiro-ministro da União Indiana, o de origem indiana, agora já o outro, começa a tornar-se uma moda, e tenho a certeza que não é por acaso que o primeiro-ministro Narendra Modi é o primeiro-ministro indiano a vir a Portugal numa visita bilateral. Creio que juntos faremos muito caminho em conjunto e esta visita curta tem a enorme vantagem de não substituir a viagem longa que certamente ainda fará num dos próximos anos. So finally, in conclusion, I would like to say that it has been a great honor to host Prime Minister Modi here. And I say this as an Indian origin Prime Minister myself, but we now already have another Indian origin Prime Minister in the European Union, so you can say this is becoming a trend. I would like to emphasize once more that Prime Minister Modi is the first Indian Prime Minister to do a bilateral visit to India. And even though it is a very short visit, I'm sure it will set the basis for a very long cooperation in the future. Welcome. Your Excellency, Prime Minister Antonio Costa, distinguished delegates, members of the media, at the outset, I wish to convey
our deepest condolences and sympathies for the victims of the devastating forest fires in Portugal last week. Our thoughts and prayers are with the victims and their families. Friends, we are two countries with deep historical connections and strong economic and people-to-people ties. It is therefore surprising for me to know there had never been a bilateral visit by an Indian Prime Minister to Portugal. However, I take satisfaction in the fact that this is the second summit between India and Portugal within a period of 6 months. I am grateful to Prime Minister Costa for receiving me with such warmth and affection and at such short notice. We were honored to welcome Prime Minister Costa in India in January, not only for a bilateral visit, but also as our chief guest at the Pravasi Bharati Divas, the Indian Diaspora Day celebrations. Prime Minister Costa represents the best of the Indian diaspora across the world. Friends, Prime Minister Costa and I have held wide-ranging discussions today and reviewed the progress achieved since his own landmark visit to India. Our economic ties continue to follow an upward trajectory. Bilateral trade has grown 17% last year, and the foreign direct investment from Portugal to India through Modest had doubled during 2016-17. But there is much more that we can do to increase the flow of goods, service, capital, and human resources between our two economies. In the regard, Portuguese economic rebound and strong Indian growth offer excellent opportunity for us to grow together. Friends, Portugal has emerged as one of the most vibrant European ecosystems for entrepreneurship. India too is home to robust and dynamic startups industry. The startup sphere is an exciting space that blends youth, ideas, technology, innovation, and creativity to generate value and wealth for the benefit of the society. During his visit to India, Prime Minister Costa and I had discussed the India-Portugal International Startup Hub. I am pleased to see it being realized in such a short span. I look forward to its joint launch with Prime Minister Costa. The new agreements in the fields of taxation, administrative reforms, science, space, youth affairs, and sports outline the expanding scope of our partnership. Our cooperation in science and technology is also gaining momentum. To support our collaboration in cutting-edge technology, we have agreed to set up a joint Science and Technology Fund of 4 million euros. We are also keen to learn from Portuguese expertise in nanotechnology, marine science, and oceanography. Space is a new area of our bilateral cooperation. This idea was born when PM Costa visited India earlier this year. We look forward to engaging with Portugal in the Atlantic International Research Center, both in the space and ocean science fields. Friends,
Our two countries share vibrant and growing people-to-people ties. The Indian diaspora in Portugal has played an important role in deepening our bilateral ties. Portuguese passion for football runs deep. Prime Minister Costa himself is a big football fan. This could form another league to further connect our societies. Our cultural engagement is expanding. We have set up a chair for Indian studies in University of Lisbon. Indian films are being subtitled in Portuguese, and a Hindi-Portuguese dictionary is being developed for our mutual benefit. I also thank Portugal for sharing with us a digital version of 12,000 documents comprising exchange of letters between Goa and Portugal in the 17th century. This important archive will greatly benefit our researchers. Friends, India and Portugal are strong partners in the international arena. We thank Portugal for your consistent support for India's permanent membership of the UN Security Council as well as of the multilateral export control regimes. We are also determined to deepen our cooperation against terrorism and violent extremism. Excellency, I would like to once again thank you for your warm welcome and gracious hospitality and for taking time out of your busy schedule for us. Muito obrigado. Thank you very much. तो लिस्बन की ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे आप, जहां पर भारत और पुर्तगाल के प्रधानमंत्रियों ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दोनों देशों के बीच कैसे रिश्ते मजबूत हों, तमाम आयामों में इस पर जोर दिया गया। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही, लेकिन आप देखते रहें राज्यसभा टीवी।